ये कहानी है ग्रेटेस्ट कमबैक की, ये कहानी है आरसीबी की, ये कहानी है एक गेंदबाज की जो पिछली बार 30 रन नहीं बचा पाते हैं और उन्होंने इस बार सिर्फ 17 रनों को डिफेंड कर लिया, और वो भी तब जब क्रीज पर महाबली धोनी के साथ सर जडेजा मौजूद थे। और क्या आप सभी ने ऐसा सुना है कि एक बल्लेबाज एक छक्का मारे और वो छक्का उस टीम की हार की वजह में से एक वजह हो? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और एक नजर डालते हैं आरसीबी के सफर पे। आरसीबी की टीम आईपीएल 2024 में 1% चांस को 100% में कन्वर्ट करती है। ये वही टीम थी जिस टीम ने अपने दूसरे मैच को जीतने के लिए महीने भर का समय लिया था। आरसीबी की टीम 2024 में पहले 8 मैचेस में से सिर्फ एक मैच जीतती है, और भाई उनका कमबैक इतना गजब का होता है कि अगले 6 में से 6 जीतती है, जो कि बिल्कुल भी विश्वास करने के लायक ही नहीं था। ना ही किसी ने सोचा होगा कि आरसीबी की टीम इस तरह से कमबैक करेगी। 3 मई को ये टीम 10th पोजीशन पे थी और मीम्स की दुनिया में आरसीबी की टीम पर चर्चाएं हो रही थी। लोग तरह तरह के मीम्स बनाकर शेयर कर रहे थे, ट्रोल कर रहे थे आरसीबी को, विराट कोहली को, पूरी फ्रेंचाइजी को। हर किसी ने उम्मीद छोड़ दिया था क्योंकि इस साल आरसीबी की टीम दिल जीतने में भी असफल रहती है। पर वो विराट कोहली का स्टेटमेंट फिर मैच के बाद तो ऐसा हरकंप मचता है कि आप देख ही सकते हो। तो ये तो था आरसीबी का एक छोटा सा इंट्रो, मैच से पहले क्या कुछ हुआ था। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैच नंबर 68 आईपीएल 2024 आरसीबी वर्सेस सीएसके। पहली बात तो ये है, ये मैच वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच क्यों है? तो यहाँ पर कुछ कंडीशन थे। अगर आरसीबी को टॉप 4 में जगह बनानी है तो आरसीबी को या तो ये मैच 18 ओवर से पहले जीतना था या 18 रन से जीतना था। अगर सीएसके की टीम हार जाती तब भी सीएसके क्वालिफाई करती, बस मार्जिन जो है वो 17 रन या फिर उससे कम का होना चाहिए था। पर यहाँ पर क्या फर्क पड़ता है, आरसीबी की टीम कहाँ रुकने वाली थी? कहाँ वो पहला मैच जीते हैं और दूसरे मैच को जीतने में उन्हें महीने भर का समय लगता है। दूसरा, वो यहाँ तक आए थे लगातार 5 मैचों को जीतकर। तो आरसीबी की टीम एक अलग ही सफर पर निकल चुकी थी, प्लेऑफ का सफर। और मुझे लगता है इस मैच को उन्होंने आईपीएल का फाइनल समझ लिया था, क्योंकि उनका गेम ही इस प्रकार का था। एक तरफ विराट कोहली, दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी। टॉप 4 में जाने की इस लड़ाई की शुरुआत होती है टॉस से, और चेन्नई सुपर किंग टॉस जीतकर ये डिसाइड करती है कि उन्हें गेंदबाजी करनी है। तो यहाँ से तो एक बात साफ था कि अब आरसीबी को जीतना होगा एटलीस्ट 18 रनों से, अगर उन्हें क्वालिफाई करना है तो, क्योंकि उनको बल्लेबाजी करनी है पहले और बाद में उनकी गेंदबाजी है। तो सीएसके के साथ ये कंडीशन हो जाती है कि अगर सीएसके हार भी जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनका मार्जिन जो है वो या तो 17 रनों का हो, नहीं तो 17 रनों से कम से हारे चेन्नई सुपर किंग। आरसीबी की तरफ से ओपन करने आते हैं विराट कोहली, फैफ डु प्लेसिस। उन्हें बहुत अच्छे से पता था इस मैच का इंपॉर्टेंस क्या है, और दोनों काफी अच्छे मूड में भी होते हैं। विराट कोहली काफी अच्छा और तेज शुरुआत करते हैं, फैफ डु प्लेसिस थोड़ा रुक कर खेलते हैं शुरुआत में। विराट कोहली के तो पहले ही 6 बॉल्स पर 18 रन थे, तो आप सोच सकते हैं कि वो किस प्रकार के माइंडसेट से आए थे। और वहीं पर दूसरी तरफ डु प्लेसिस 9 बॉलों पर 12 रन बनाकर खेल रहे थे। विराट कोहली लंबे लंबे हिट्स लगाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब बाद में उनकी गेंदबाजी आएगी तो उन्हें मार्जिन से जीतना है। तो अगर उन्हें जीतना है, उन्हें क्वालिफाई करना है, तो एक बल्लेबाज को जिम्मेदारी लेनी होगी ताकि आरसीबी की टीम एक अच्छा टोटल सेट कर सके। और इसी की रक्षा कदम पर उतर चुके थे विराट कोहली। वो ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं, एक छक्का लगाने के बाद वो दूसरा बॉल भी हिट करते हैं, पर इस बार वो कैच आउट हो जाते हैं। तो यहीं पर गिरता है आरसीबी का पहला विकेट किंग कोहली के रूप में। 29 बॉलों पर वो बनाते हैं 47 रन, और आरसीबी का स्कोर था उस वक्त 78 रन। फिर बल्लेबाजी करने आते हैं पाटीदार। पाटीदार भी काफी अच्छे फॉर्म में थे, वो आते हैं, एक छक्का भी लगाते हैं, लेकिन तभी तक डु प्लेसिस के साथ एक अनहोनी हो जाती है। पाटीदार शॉट खेलते हैं, सेंटनर गेंदबाजी कर रहे थे, उनका हाथ लगता है और बॉल जाकर लग जाती है विकेट पर। फिर अंपायर जो है वो रिव्यू करते हैं, वो जाते हैं थर्ड अंपायर के पास, और वहां से फैसला आता है कि भाई डु प्लेसिस जो है वो क्रीज के बाहर थे, जब सेंटर का हाथ लगा बॉल जाकर लग गई थी विकेट को, तो इसी प्रकार आउट हो जाते हैं डु प्लेसिस। ये आरसीबी की टीम के लिए बहुत ही बड़ा झटका था, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट मैच था और डु प्लेसिस की कमी आरसीबी को खल सकती थी। पर डु प्लेसिस आउट होने से पहले 39 बॉलों पर 54 रन की पारी खेल चुके थे, तो आरसीबी की टीम एक मजबूत साइड में ही थी अभी तक। फिर पाटीदार और कैमरन ग्रेव अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेते हैं। दोनों बहुत ही अच्छे से सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हैं। ग्रीन तो खास करके बहुत लंबे लंबे हिट्स लगा रहे थे, उनका साथ दे रहे थे पाटीदार। वहीं पर एक ओवर में ऐसा होता है कि शार्दुल ठाकुर आते हैं और उनको ग्रीन लगातार 2 बॉल पर 2 छक्का मार देते हैं। फिर भाई शार्दुल ठाकुर का भी गजब का कमबैक होता है, वो अगले ही ओवर में आते हैं, फिर से पाटीदार को आउट कर देते हैं। तो ये मैच बहुत ही खतरनाक हो रहा था कि कभी आरसीबी के पलड़े में तो कभी सीएसके में, कभी वो कमबैक कर रहे थे तो कभी ये। तो इसीलिए तो इसे ग्रेटेस्ट राइवलरी कहा गया है। फिर आते हैं दिनेश कार्तिक, जो कि 1 साल परफॉर्म करके इस टीम में अगली साल भी अपनी जगह पक्की कर चुके थे। दिनेश कार्तिक ने अपने बल्ले से कुछ खासा किया नहीं था, इस बार भी वो आते हैं, एक छक्का और एक चौका लगाते हैं और फिर वो भी चले जाते हैं। फिर इनके बाद आते हैं मैक्सवेल।
पर मैक्सवेल आज अलग ही मूड में लग रहे थे, वो भी आते हैं, उनके भी बल्ले से निकलती है एक छक्का और एक चौका, फिर मैक्सवेल भी आउट। तो यहाँ पर मिला जुला कर ऐसा था कि आरसीबी की तरफ से जो भी आ रहे थे वो लंबे लंबे हिट्स लगा रहे थे। फिर अच्छी बल्लेबाजी की बदौलत आरसीबी की टीम 218 रनों का टारगेट सेट करती है। अब यहाँ से सीएसके को अगर क्वालिफाई करना था तो उनके पास एक ही ऑप्शन था कि सीएसके की टीम सिर्फ और सिर्फ 201 रन बना दे। मतलब अगर सीएसके 201 रन भी बना देती तो सीएसके क्वालिफाई कर जाती, क्योंकि आरसीबी को जीतने के लिए कम से कम 18 रनों का मार्जिन चाहिए था। अगर आरसीबी की टीम 18 रनों के मार्जिन से जीतती तभी वो क्वालिफाई करती नंबर 4 पोजीशन के लिए। ऋतुराज गायकवाड और रचिन रविंद्र शुरुआत करते हैं चेन्नई के लिए। पर भाई यहाँ पर भी मैक्सवेल आते हैं पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। ये भी आरसीबी की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया मूव था। मैक्सवेल पहले ही बॉल पर आउट कर देते हैं ऋतुराज गायकवाड को। वो शॉर्ट बॉल फेंकते हैं और ऋतुराज गायकवाड यश दयाल के हाथ में एक आसान सा कैच दे बैठते हैं। फिर मिशेल आते हैं, मिशेल भी थोड़ी ही देर बाद वो भी आउट हो जाते हैं। अब यहाँ पर सीएसके समस्या में पड़ चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ 19 रनों पे उनका दूसरा विकेट भी गिर चुका था। फिर आते हैं बल्लेबाजी करने अजिंक्य रहाणे, उन पर काफी जिम्मेदारी थी और वो आते के साथ ही तीसरे ही बॉल पर छक्का लगा देते हैं। रचिन रविंद्र भी रहाणे का साथ देते हैं और यहाँ पर सीएसके की टीम एक छोटी सी पार्टनरशिप करने में सफल होती है, क्योंकि उनके पहले 2 विकेट जो है वो बहुत ही जल्दी गिर चुके थे। अगर सीएसके की टीम यहाँ से संभलना चाहती थी, अगर सीएसके की टीम को यहाँ से 201 रनों तक पहुंचना था तो उन्हें मालूम था कि उन्हें बीच में संभल कर खेलना पड़ेगा और वही जिम्मेदारी लेते हैं रचिन रविंद्र और अजिंक्य रहाणे। फिर गेंदबाजी करने आते हैं फर्गूसन और वो रहाणे के विकेट को लेने में सफल हो जाते हैं। यहाँ पर आरसीबी की टीम का ये एक और कमबैक था, क्योंकि इन दोनों के बीच जो एक पार्टनरशिप बिल्डअप हो रहा था जो कि बाद में आने वाले बल्लेबाजों को फायदा पहुंचा सकती थी। तो आरसीबी की टीम फर्गूसन को लाती है और वो ले लेते हैं रहाणे का विकेट। रहाणे भी 21 बॉल पर 33 रन करके पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। और फिर बल्लेबाजी करने आते हैं इंपैक्ट प्लेयर दुबे। रचिन रविंद्र को उसी समय मिल जाता है एक नो बॉल और वो उस पर चौका लगा देते हैं और फ्री हिट पे लगा देते हैं छक्का। तो ये 10 रन भी जो है आरसीबी की टीम की अगर नजर से देखो तो ये भाई ये काफी प्रेशर पर आ सकता था उनपे, क्योंकि रन ज्यादा थे नहीं। शिवम दुबे के साथ भी ऐसा ही होता है, उन्हें मौका मिलता है, उनका कैच उठता है, हवा में जाती है, पर सिराज जो है वो कैच छोड़ देते हैं। पर शिवम दुबे कुछ खासा कर नहीं पाते। इसके थोड़ी ही देर बाद दुबे फिर से आउट हो जाते हैं। फिर अगर इस मैच का कोई टर्निंग पॉइंट हो सकता है तो वो था रचिन रविंद्र का विकेट, क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे उस मैच में। वो 61 रनों पर खेल रहे थे, तभी रचिन रविंद्र जो है वो रन आउट हो जाते हैं और यही से एक तरह से पूरी काया पलट जाती है सीएसके। पर इनके आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा आते हैं बल्लेबाजी करने और यहाँ से जडेजा के कंधों पर सारी जिम्मेदारी थी। पर दुबे को जो मौका मिलता है, सिराज उनका कैच छोड़ते हैं, दुबे इस मौके का फायदा नहीं उठा पाते हैं और जडेजा के आने के तुरंत बाद वो आउट हो जाते हैं। यहाँ से चेन्नई की टीम थोड़ा और प्रेशर में आ जाती है, क्योंकि एक तो उनको मौका मिला था, दूसरा वो बल्लेबाजी में भी कुछ खासा नहीं कर पाते हैं। 15 बॉलों पर लगभग वो 7 रन करके आउट हो जाते हैं। फिर सेंटनर आते हैं बल्लेबाजी करने, सिराज गेंदबाजी कर रहे थे। यहाँ पर थोड़ा सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर महेंद्र सिंह धोनी क्यों नहीं आए बल्लेबाजी करने। पर सेंटनर जब आते हैं तो सिराज गेंदबाजी कर रहे थे, सिराज के बॉल पर वो शॉट खेलते और डुप्लेसिस का उड़ता हुआ कैच, और फिर आने पर मजबूर कर देते हैं चेन्नई सुपर किंग के सबसे बड़े खिलाड़ी द मैन द मिथ द लेजेंड माही। और जैसे ही वो कदम रखते हैं सबसे पहले सबकी नजर जाती है उनकी स्ट्राइक रेट पर, जो कि उनका स्ट्राइक रेट था 233 का। और ये इकलौते ऐसे बल्लेबाज बचे थे सीएसके के खेमे में जिनके पास काबिलियत थी इस मैच की पूरी तरह से काया को पलट देने की। और वहां से जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी जिम्मेदारी लेते हैं और दोनों की सूझबूझ की वजह से ये गेम जो है लास्ट ओवर तक पहुंचता है। अब हम बात करेंगे आखिरी ओवर में आखिर क्या कुछ हुआ। तो आखिरी ओवर में चाहिए थे 6 बॉल पर 17 रन सीएसके को। अगर सीएसके की टीम 6 बॉलों पर 17 रन करने में सफल होती तो वो क्वालिफाई कर जाते। यहाँ पर जडेजा 20 बॉलों पर 42 रन बनाकर खेल रहे थे और महेंद्र सिंह धोनी 11 बॉलों पर 19 रन बनाकर खेल रहे थे। आखिरी ओवर था यश दयाल के हाथ में। हाँ, वही यश दयाल जिनको रिंकू सिंह एक ओवर में लगातार 5 छक्का मारते हैं और वहां से अपनी टीम को मैच को जितवाते हैं। तो यहाँ पर तो भाई 30 रन भी नहीं थे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 17 रन चाहिए था उन्हें क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आरसीबी की टीम को क्वालिफाई करना था तो उन्हें डिफेंड करना पड़ता इस टोटल को। और सोचिए वो गेंदबाजी करने आते, एक तो उनके जहन में रहा होगा पिछले बार का 5 बॉल पर 5 छक्का, और इस बार भी जब वो गेंदबाजी करने आते हैं, बॉल डालते हैं, महेंद्र सिंह धोनी का पहले ही बॉल पर उन्हें सबसे लंबा छक्का 110 मीटर का लंबा छक्का मार देना। पूरा ग्राउंड खामोश हो जाता है। आरसीबी के फैंस को कुछ समझ में ही नहीं आता आखिर ये हुआ क्या, क्योंकि पहले ही बॉल पर छक्का लग चुका था, अब चाहिए था 11 रन। पर भाई आप सभी को भूलना नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का मारा है तो ये छक्का हो जाता है 110 मीटर का। तो और बॉल चली जाती है बाउंड्री लाइन के बाहर के साथ साथ स्टेडियम के भी बाहर। और यहाँ पर होता यह है कि अंपायर जो है वो नया बॉल देते हैं, क्योंकि पुराना बॉल जो है वो ग्राउंड के बाहर जा चुका था। तो एक फायदा यहाँ पर यह भी हो गया था आरसीबी की टीम को कि जो बॉल थी वो पुरानी हो चुकी थी, तो उनसे उन्हें कुछ खासा मदद मिलता नहीं। पर यहाँ पर जो है नया बॉल मिला था तो एक प्लस पॉइंट था आरसीबी के पास और यश दयाल
गैल के पास। और होता भी ठीक ऐसा ही है, अगले ही बॉल पर महेंद्र सिंह धोनी कैच आउट हो जाते हैं। एक तो बॉल भी बर्बाद होता है और रन्स भी नहीं बनते हैं, तीसरा विकेट भी गिर जाता है महेंद्र सिंह धोनी का। चौथी दिक्कत भी उसी बॉल पर हो जाती है कि भाई स्ट्राइक भी रोटेट नहीं होता है। मतलब जडेजा जो है वो अभी भी नॉन स्ट्राइक पर थे और नए बल्लेबाज जो आएंगे शार्दुल ठाकुर, वो होंगे स्ट्राइक पर। जब शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी करने आते हैं, 4 बॉलों में चाहिए होती है 11 रन, पर शार्दुल ठाकुर एक बॉल बीट कर जाते हैं। फिर से स्ट्राइक चेंज नहीं होता, अब चाहिए था 3 बॉल पर 11 रन, फिर एक सिंगल लिया जाता है और अब आते हैं जडेजा स्ट्राइक पर। 2 बॉलों पर चाहिए थे 10 रन, पर यहां पर भी वो मिस कर जाते हैं, वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और पूरी की पूरी तरह से आरसीबी की टीम जश्न मनाने लगती है। वो शायद ये भी भूल जाते हैं कि उन्हें अभी एक और बॉल डालना है। पूरा आरसीबी का खेमा खुशियों से पागल हो चुका था, पूरा फैंस स्टेडियम में चिल्ला रहे थे। और अगर आप बाहर का मंजर देख लेते तो भाई बड़ा ही खौफनाक था। ऐसा लग रहा था कि आरसीबी की टीम मानो आईपीएल का फाइनल जीत चुकी है। इस प्रकार का शोर वो लोग मचा रहे थे। तो आप सभी को क्या लगता है, ये मैच आईपीएल 2024 का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच में से एक मैच था या फिर नहीं? और क्या सीएसके की टीम आईपीएल 2025 में इस हार का बदला लेगी या फिर नहीं, वो भी कॉमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।